ओके जी, तो स्पेशल टेस्ट ऑफ हेयरिंग के जो टॉपिक्स रह गए थे वो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में ASSR कह रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स पढ़ा था, जो कि था ABR। ठीक है, उसके अंदर हम देख रहे थे कि हम क्लिक्स दे रहे थे या साउंड के बर्स्ट दे रहे थे, फिर उसकी बेस पे जो थ्रेशोल्ड बन रहा था उस थ्रेशोल्ड को लेके फिर हम हेयरिंग एड लगा रहे थे बच्चों में, जब हमने यूजेस पढ़े थे उसके ABR के। ठीक है, और लेकिन उस टेस्ट की लिमिटेशन ये है कि ना वो तकरीबन 80 डेसिबल तक ही मैक्सिमम हेयरिंग लॉस को कैच कर सकता है। इसके ज़्यादा वो कैच ही नहीं कर पाएगा अगर कोई हेयरिंग लॉस का पेशेंट होगा, मतलब कोई कंप्लीटली हेयरिंग लॉस का पेशेंट है या प्रोफोनली हेयरिंग लॉस का पेशेंट है, तो वो ABR नहीं काम कर पाएगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हमने यूज़ करना है ASSR। ASSR क्या होता है? ASSR भी एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही मेजर कर रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर हम स्टेडी प्योर टोन्स दे रहे होंगे, स्टेडी स्टेट प्योर टोन्स दे रहे होंगे, मतलब एक टोन कंप्लीट टोन दे रहे होंगे। ठीक है, जिसकी हम फ्रिक्वेंसी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेव्स किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, या फिर इनका एम्पलीट्यूड इवन चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, और फिर जो हमारा ऑडियोग्राम निकलेगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑडियोग्राम होगा। ठीक है, जो कि हेयरिंग लॉस को मेजर कर सकता है इवन के 80 डेसिबल से ज़्यादा का। उसके अंदर 80 डेसिबल से ज़्यादा का नहीं हो रहा था, इसके अंदर 80 डेसिबल से ज़्यादा का मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो टोटली ही मतलब डेफ है, तो उसके लिए हमने कोक्लियर इम्प्लांटेशन करनी है। तो उससे पहले हमने कोक्लियर इम्प्लांटेशन से पहले हमने ASSR करना है। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर कोक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए इसका यूज़ है। अगर कोई बात नहीं याद रहती तो ये बात याद रख लेने कि कोक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये टेस्ट करेंगे, फिर ही हम कोक्लियर इम्प्लांटेशन करेंगे बच्चों में। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट आ जाएगा, जो कि है ऑटो इकोस्टिक इमिशन। ठीक है, इसके अंदर ये हो रहा था कि नॉर्मली ना आप लोगों ने जब फिजियोलॉजी पढ़ी थी हमने, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे हेयर सेल्स थे, जो कि हमारा ऑर्गेनोकोटाई का हिस्सा था, जो कोक्लिया का पार्ट है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, नीचे हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो इनर हेयर सेल्स भी होते हैं, फिर आउटर हेयर सेल्स भी होते हैं। जो इनर हेयर सेल्स होते हैं ना, मेनली वही फंक्शन कर रहे होते हैं, वही हमारे आगे ना सिग्नल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, वही एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं, वही फिर वहाँ से कोक्लियर नर्व में जाते हैं एक्शन पोटेंशियल, फिर वो हमारे ब्रेन स्टेम में जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं वो भी एक तरह का रोल प्ले कर रहे होते हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं जो इनर हेयर सेल्स की होती है। तो देखा गया था कि जो कुछ 50% नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये हेयर सेल खुद ब खुद ही मूवमेंट कर रहे होते हैं और साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होकर तो वो बैकवर्ड मूव करके तो हमारे कान में से बाहर आ रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 50% पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे मिसाल के तौर पे आउटर हेयर सेल्स हैं, ये हमारे नीचे बेसल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा स्केला वेस्टिबुला है, ये स्केला सॉरी स्केला मीडिया, ये हमारा स्केला वेस्टिबुला है, ठीक है, और स्केला टिम्पन है ये। ठीक है, आप लोगों ने सारी नोट में पढ़ी हुई है। अब जो हमारे आउटर हेयर सेल्स हैं वो अगर मूव करेंगे, वहाँ से साउंड पैदा होगा, वो हमारा पहले जाएगा बेजलर मेम्ब्रेन के अंदर। बेजलर मेम्ब्रेन के अंदर गया, बेजलर मेम्ब्रेन से वो हमारा जाएगा पेरीलिम्फ के अंदर। आपको पता है इसके अंदर हमारा पेरीलिम्फ प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ प्रेजेंट है। पेरीलिम्फ के अंदर गया, पेरीलिम्फ से फिर वो हमारा जाएगा, यहाँ पे ओवल विंडो होती है, आपको पता है, ओवल विंडो से फिर स्टेपीज, स्टेपीज से फिर इंकस, इंकस फिर मैलियस, मैलियस से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमारा फिर बाहर निकलेगा, हमारे कान से बाहर निकल रहा होगा साउंड। तो हम उस साउंड को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने लगाया होगा, यहाँ पे एक लगा होगा माइक्रोफोन। ठीक है, बड़ा सेंसिटिव सा माइक्रोफोन होगा, ये साउंड भी बिल्कुल लो इंटेंसिटी का साउंड होगा। माइक्रोफोन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बिल्कुल जो लो साउंड सा निकल रहा है उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटराइज या कुछ साथ में टैबलेट वगैरह लगा होगा उसके ऊपर हमारी वेव्स बनेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे आउटर हेयर सेल्स फंक्शन कर रहे हैं, हमारा कोक्लिया बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले अगर कोई चीज़ डैमेज होती है ना हमारी कोक्लिया की, तो हमारे आउटर सेल्स ही डैमेज होते हैं। आउटर सेल डैमेज होंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कोक्लिया फारग हो चुका हुआ है। ठीक है, तो उसको हम फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोक्लिया पैथोलॉजी चल रही है फिर रिटो कोक्लिया पैथोलॉजी चल रही है, क्या क्या नर्व की पैथोलॉजी चल रही है, जो हमारी कोक्लियर नर्व निकल रही है उसकी पैथोलॉजी चल रही है, कोक्लिया की पैथोलॉजी चल रही है। अगर तो हमने जब टेस्ट किया, परफॉर्म किया, और हमारी ऊपर जो ग्राफ बनना चाहिए था टैबलेट के ऊपर, मैं बता रहा हूँ ना कि हमने जब माइक्रोफोन से रिजल्ट लेना और रिजल्ट लेके आके हमारा ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन अगर ग्राफ ना बने तो हम समझ जाएंगे हमारा कोक्लिया फंक्शन नहीं कर रहा है, हमारे आउटर हेयर सेल्स डैमेज हो चुके हुए हैं। कैसा प्रेजेंटेशन होगी, मिसाल के तौर पर अगर बच्चा है ये, ठीक है, उसको हमने ये ऐसे एक माइक्रोफोन देना है, ठीक है, और उसकी हमने मैयर करनी है। अब हम मैयर कर रहे हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे अगर ग्राफ बनता है, ग्राफ बन गया तो हम समझ जाएंगे कि बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे के हेयर सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल्स काम कर रहे हैं, कोक्लिया ठीक है। अगर नहीं ग्राफ बनता तो हम समझ जाएंगे कि कोक्लिया के हेयर सेल्स टूटे फूटे हुए हैं, जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो टूट गए हैं, कोक्लिया डैमेज इस टाइम। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ ऑटो अकॉस्टिक इमिशन, आप थोड़ा सा नाम से भी याद रख सकते हैं इस टॉपिक को। ऑटो मीन्स ईयर, ठीक है, और अकॉस्टिक मीन्स साउंड जो होता है, जो साउंड
कि इमिशंस हो रही हैं हमारे ईयर के बाहर, ठीक है, उसको हम कह रहे होंगे ये टेस्ट है ऑटोकॉस्टिक इमिशन। तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि जो हमारे आउटर हेयर सेल्स हैं साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैच करें माइक्रोफोन के अंदर, ठीक है। इसके टाइप्स देख लें, टाइप्स में सबसे पहले आ जाएगा स्पॉन्टेनियस ऑटोकॉस्टिक इमिशंस। ये 50% पेशेंट में होता है। मैं आपको पूरी बता चुका हूँ कि 50% पेशेंट है उनके आउटर हेयर सेल्स 24 घंटे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके कानों में से निकल रहा होगा। अगर हम माइक्रोफोन लगाएंगे तो हमें उस टाइम ही डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस बेस पे ये नहीं कह देना कि अगर हमने अब टेस्ट किया ठीक है तो उसका साउंड आया नहीं है तो ये नॉर्मल ही नहीं है। 50% केसेस के अंदर साउंड नहीं भी बन रहा होता, ठीक है। लेकिन उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर इवोक्ड ऑटोकॉस्टिक इमिशन करेंगे। अब हमने इवोक्ड करना है, अब हम सेल्स को इवोक करेंगे, हाँ भाई तू बना साउंड बना और हम तुझे डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी भी दो टाइप्स आती हैं। एक ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटोकॉस्टिक इमिशन होता है जिसके अंदर हम क्लिक्स दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसे बस दे रहे होते हैं, क्लिक्स दे रहे होते हैं 80 to 85 डेसिबल के, ठीक है। फिर हमारा ग्राफ बनता है, मिसाल के तौर पर सीधा सीधा ग्राफ जा रहा था, फिर जब क्लिक आया तो हमारे जो आउटर हेयर सेल ने वो साउंड प्रोड्यूस किया तो हमारा माइक्रोफोन ने डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि हमारे आउटर हेयर सेल्स ठीक है। इसके अंदर 24 घंटे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, नॉर्मल था। इसके अंदर हमने इवोक्ड की है, ठीक है। हमें पता चलेगा कि हमारे आउटर हेयर सेल्स बिल्कुल ठीक है। फिर एक था डिस्टोर्शन प्रोडक्ट ऑटोकॉस्टिक इमिशन। इसके अंदर हम ना टू टोन्स दे रहे होते हैं, एक तरह का डिस्टोर्शन बना रहे होते हैं ईयर के अंदर। डिस्टोर्शन होगी, हमारे सारे सेल्स वर्क करेंगे। अब हो सकता है जो दो टोन दे रहे हैं वो कोई 2000 फ्रिक्वेंसी की एक हो, ठीक है, एक अब 4000 की भी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की दो टोन्स देनी है। अब वो डिस्टोर्शन कर रहे हैं, हमारे हेयर सेल्स फंक्शन करेंगे। हेयर सेल्स जो इनर हेयर सेल्स हैं वो आगे आपकी जो एक्शन पोटेंशियल ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारे आउटर हेयर सेल हैं, ठीक है, वो आगे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो हमारे कान से बाहर आएगा और हमने माइक्रोफोन से डिटेक्ट करना है। तो हमें ना ऐसा मतलब ग्राफ देखने को मिलेगा। पहले एक था, एक फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, उसका ग्राफ है, ठीक है, फिर दूसरी फ्रिक्वेंसी आएगी उसका ग्राफ आएगा। तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा दो एजिज के साथ, दो एपिकल के साथ। इसके अंदर एक एपिकल देखने को मिल रहा था। तो हमें पता चल जाएगा हमारे आउटर हेयर सेल्स ठीक हैं। अगर ये ग्राफ नहीं बनते तो हमारा कोक्लिया ख़राब है, हमारे आउटर हेयर सेल्स ठीक नहीं है, तो हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कोक्लिया पैथोलॉजी है, रेटोकोक्लिया पैथोलॉजी नहीं है। फिर इस टेस्ट के यूजेस किया है। एक तो हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, या फिर जो पागल पेशेंट्स होते हैं जो मतलब काबू नहीं आ रहे होते हैं, उनको हमने पहले सिडेशन वगैरह देनी है, ठीक है, कोई बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह। फिर उसके बाद हमने स्क्रीनिंग करनी है। और जो हमारी बेंजोडाइज़ेपिन है वो ऑटोकॉस्टिक इमिशन के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करना है कोक्लियर पैथोलॉजी को रेटोकोक्लियर पैथोलॉजीज के साथ। ये कोक्लियर पैथोलॉजीज है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगर हमारा ग्राफ बन जाता है तो हम समझ जाएंगे हमारा कोक्लिया बिल्कुल ठीक है, ये रेटोकोक्लियर का केस है, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ नहीं बनता तो हमें पता चल जाएगा हमारा कोक्लिया खराब है, ये कोक्लियर पैथोलॉजी चल रही है, ठीक है। और ये जो हमारा टेस्ट होता है ना, ये वाला, ये हमारी ऑटोटॉक्सिसिटी को बड़ी जल्दी मेजर कर लेता है। या फिर कोई जो नॉइज़ की वजह से हमारे ईयर डैमेज हो रहा हो फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, उसको बड़ी जल्दी मेजर कर लेता है। क्यों मेजर कर लेता है? क्योंकि हमारे सबसे पहले आउटर हेयर सेल्स ही डैमेज होते हैं। अगर अब मिसाल के तौर पे अगर कोई हम एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, अब हम मेजर करना चाह रहे हैं कि क्या ये पेशेंट अब इस ड्रग को ऑटोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम पहला डोज देंगे, ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट करेंगे ऑटोकॉस्टिक इमिशन का, दूसरा डोज देंगे, फिर टेस्ट करेंगे। अगर तो उसकी मतलब वेव्स बनते रही तो हम समझ जाएंगे कि इसको ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं हो रही। अगर वेव्स नहीं बनेंगे, सबसे पहले हमारे आउटर हेयर सेल डैमेज होंगे, फिर उसके बाद बाकी इनर डैमेज होगा। तो उससे बचाने के लिए हमने पहले ही इसको मेडिसिन स्टॉप कर देनी है। तो ये सिर्फ ऑटोटॉक्सिक डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑडिटरी न्यूरोपैथीज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि जो इंडायरेक्टली रेटोकोक्लियर पैथोलॉजी को भी हम देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे कि अब ये ना ऑडिटरी जो न्यूरोपैथी है एक तरह का ना ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्रेनियल नर्व 8 का, ठीक है, क्रेनियल नर्व 8 का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हम ना अगर बाकी टेस्ट करते हैं जैसे प्योर टोन्स का करते हैं सेंसर न्यूरो हेयरिंग लॉस के लिए, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा होगा। इम्पेयर्ड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर आ रहा होगा। फिर हम जब करेंगे ABR करेंगे तो वो भी एब्सेंट होगा। तो हमें पता चलेगा रेटोकोक्लियर की लीजन चल रही है। लेकिन उसके अंदर जब हम ऑटोकॉस्टिक इमिशंस करेंगे ना, ऑटोकॉस्टिक इमिशंस ये वाला टेस्ट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑडिटरी न्यूरोपैथी है।